तो दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सीटेट का मैथ पैडागोजी सेक्शन। जो पैडागोजी सेक्शन होता है यह 15 से 20 क्वेश्चन, कभी कभी 22 से 23 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है पैडागोजी से, और 6 से 7 क्वेश्चन जो होते हैं सिर्फ कंसेप्ट वाले पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। यह पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों को गणित के सूत्र को याद कराना। याद वाली बात क्या होगी? निगेटिव होती है, ये पहले गलत। बी है बच्चों की सोच और चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना, ये ठीक है। केवल शब्द आ गया तो निगेटिव, केवल शब्द आ गया तो निगेटिव, ये पहले गलत हो जाएगा। तो अब बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। एनसीएफ 2005 कहता है कि जो मुख्य लक्ष्य होता है बच्चे के सोचने समझने और विचार करने की क्षमता ही गणितीकरण कहलाता है, ठीक ना, जो दैनिक जीवन में तार्किक सोच पर विकसित होता है। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है गणित को विद्यालयी पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है यह अन्य विषयों जैसे भौतिकी रसायन को समझने में सहायक है, ठीक बात है। बी कह रहा है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, ठीक ना। बी कह रहा है यह तार्किक चिंतन को बढ़ावा देता है, ये भी ठीक है। यह व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, हर जगह इसका उपयोग होता है, ठीक ना। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है गणित का संबंध अन्य किस विषय से सबसे अधिक गहरा है? कह रहा है जो गणित का संबंध है किस विषय से सबसे अधिक गहरा है? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा, कला। तो देखिए सबसे ज़्यादा विज्ञान से इसकी गहराई ज़्यादा है, इसका संबंध जो है विज्ञान से ज़्यादा होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। कोठारी आयोग 10+2+3 में गणित विषय को किस कक्षा तक अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया था? कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 10, कक्षा 12। तो देखिए ये कोठारी आयोग जो आयोग है कक्षा 10, यहाँ लिखा है ना 10+2+3, कक्षा 10 तक अनिवार्य किया था, ठीक ना। यह सुझाव दिया था कि कक्षा 10 तक गणित अनिवार्य कर दिया जाए सभी के लिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर आकृतियों को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है स्थान संबंधित समझ का विकास करना, ठीक तो लग रहा है ये वाला। आगे देख लेते हैं। ज्यामिति के प्रमेयों को याद करना, याद करने वाली बात क्या है? गलत है, ठीक ना। बच्चों का मनोरंजन कराना, ये भी गलत, या करना। ड्राइंग का ज्ञान बढ़ाना, इससे नहीं मतलब। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है केवल अभ्यास प्रश्नों से भरी हुई, तो एक केवल शब्द आ गया तो निगेटिव है, गलत। बच्चों के दैनिक जीवन और अनुभवों से जुड़ी हुई, ठीक है। केवल कठिन है, गलत। रंग बिरंगे केवल, तो ये गलत, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। माध्यमिक स्तर पर गणित के पाठ्यक्रम में कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो देखिए गणित के पाठ्यक्रम में कौन सा विषय शामिल नहीं है? बीजगणित तो है ही है, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, उन्नत कैलकुलेशन। तो देखिए जो उन्नत कैलकुलेशन है ये शामिल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आइए प्रश्न नंबर, देखिए जो उन्नत कैलकुलेशन है ना, यह उच्च कक्षाओं के लिए, एडवांस कैलकुलेशन जो है ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ये विषय है, ठीक ना, उसमें रखा गया है। लेकिन प्राथमिक स्तर के लिए नहीं रखा गया है, या माध्यमिक स्तर के लिए नहीं रखा गया, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। गणित के अध्ययन से विद्यार्थी के गुण, करा गणित के अध्ययन से विद्यार्थी में किस गुण का विकास होता है? तो देखिए
आत्मविश्वास तो ठीक है, आत्मविश्वास भी होता है, तार्किक सोच का भी होता है, अनुशासन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आत्मविश्वास बढ़ता है, तार्किक सोच और समझ बढ़ती है, और अनुशासन होता है, मानसिक अनुशासन बढ़ता है, ठीक ना। ये तीनों का विकास होता है। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठचर्या को कैसा होना चाहिए? महत्वाकांक्षी, ठीक है, महत्वाकांक्षी तो होना चाहिए, सुसंगत भी होना चाहिए, महत्वपूर्ण गणित को पढ़ाने वाली होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका भी डी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? तो देखिए रोजर बेकन का, ठीक है, हाकबेन का, लॉक का, ड्यूट का। तो देखिए रोजन बेकन शब्द, रोजर बेकर है, ठीक ना, रोजर बेकन, ये बात सही है, यही कहे है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार कुंजी है। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। गणित की भाषा, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स की मुख्य विशेषता क्या है? सटीकता, ठीक बात है, एकदम सटीकता होना चाहिए, अस्पष्टता ये भी है, संक्षिप्तता ये भी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। गणित में क्या मुख्य भाषा होती है? मतलब गणित जो है एक सटीक होता है, मतलब जो आंसर आएगा वही रहेगा, कभी वो बदलेगा नहीं, ठीक ना। जैसे 3 + 5 हमेशा 8 ही आएगा, कभी 7 और 6 नहीं हो सकता, ठीक ना। अस्पष्ट है, सटीक है, संक्षिप्त में भी है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने दिया था? तो देखिए बेकन ने, हाकबेन ने, प्लेटो ने, यंग ने। तो ये बात हाकबेन ने कहे थे, ठीक ना। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। आइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। गणितीय भाषा के मुख्य घटक क्या है? तो देखिए पद एवं परिभाषा, संकेत, सूत्र का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो देखिए पद एवं परिभाषा भी है मुख्य घटक, इसकी जो घटक होता है, और संकेत सिंबल भी होता है, सूत्र एवं सिद्धांत भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट हो जाएगा। प्रतीक का मतलब हो गया प्लस माइनस जो आता है, गुणे भाग, ये प्रतीक सिंबल की बात करता है। सूत्र जो होता है इसी से आधारित होता है, ठीक ना। परिभाषा भी होती है इससे आधारित। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। सामुदायिक गणित, कम्युनिटी मैथमेटिक्स का क्या अर्थ है? तो देखिए समुदाय के लोगों द्वारा पढ़ाया जाने वाला गणित भी है, दैनिक जीवन और समाज की आवश्यकताओं से जुड़ा गणित, ठीक है। केवल आ गया तो गलत, केवल आ गया तो गलत, ये समाज समुदाय के द्वारा नहीं, दैनिक जीवन और समाज के साथ जो आवश्यकता से जुड़ा गणित हो वह सामुदायिक गणित कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर गणित की भाषा को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को गणितीय शब्दों की परिभाषा याद कराना, याद शब्द गलत हो गया। कहानियों, खेलों और बातचीत के माध्यम से गणितीय भाषा का विकास करना, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। केवल शब्द नेगेटिव, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। एक गणितीय कथन में प्रतीक प्लस या उस समय क्या दर्शाता है, ठीक ना। तो केवल सजावट, केवल शब्द गलत, केवल गलत, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संक्रिया एवं संबंध को, ठीक ना। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। अनौपचारिक गणित से क्या समझते हैं? मतलब अनौपचारिक जो गणित होती है, इनफॉर्मल मैथमेटिक्स से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है, जो केवल कोचिंग से सीखा जाए, नहीं। केवल शब्द आ गया तो यहाँ पर केवल है तो नेगेटिव होता है, तो ये नहीं होगा। जो बच्चा पर अपने परिवार और समुदाय में अनुभव द्वारा सीखता है, ये बात ठीक है। केवल शब्द आ गया, दोनों गलत, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। सामुदायिक गणित का उपयोग कक्षा में कैसे किया जा सकता है? स्थानीय बाजार
कि अनुभव पर आधारित प्रश्न पूछकर, ठीक है। केवल शब्द आ गया तो गलत। बच्चों को समुदाय में जाने से रोक कर के करेंगे तो एकदम नहीं सीख पाएंगे, केवल शब्द गलत। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। जैसे बाजार में जाएंगे, खरीद बिक्री करेंगे, घरेलू सामान खरीदेंगे, तो उससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। मैं मान लीजिए 10 रुपया दिया हूँ मैं बाजार जाने के लिए, 5 रुपये का सामान लाने के लिए बोल दिया, तो उसमें से 5 रुपये का लाया तो क रुपया बचा, 5 रुपया बचा, तो 5 रुपये मुझे दो। तो ये एक कैलकुलेशन के हिसाब से अनुभव मिलेगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। गणितीय भाषा में शब्द समस्याओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चे की भाषा और गणितीय सोच का एकीकरण करना। कठिन जो शब्द होता है निगेटिव होता है, केवल शब्द निगेटिव, भ्रमित करना भी निगेटिव। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट इसका हो जाएगा ये, ठीक ना। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। गणितीकरण का क्या अर्थ है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है गणित की अधिक से अधिक किताबें पढ़ने से नहीं होगा, दैनिक जीवन की स्थितियों और गणितीय भाषा और तर्कों में बदलना। ये बात ठीक है, ठीक ना। केवल शब्द ये कंठस्थ करना भी निगेटिव होता है। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। गणित में बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियां क्या दर्शाती है? प्रश्न नंबर 21 है गणित में बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियां क्या दर्शाती है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों की लापरवाही, नहीं। कम बुद्धि, ये भी नहीं। उनके सोचने और सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, ठीक ना। जब जितना त्रुटि बच्चा करेगा उतना सीखेगा, समझेगा, ठीक ना, और धारणा को भी समझेगा। आइए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। एक बच्चा 25 + 37 को 512 लिखता है, तो इस त्रुटि का क्या मुख्य कारण है? ये क्या कर रहा है बच्चा ना, 25 और 37 को जोड़ रहा है, तो 7 5 12 कर दे रहा है और 5 कर दे रहा है, ठीक ना। तो बच्चा जोड़ना नहीं जानता, गलत बात। बच्चे में स्थानीय मान का पुनर्समूहन की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, ठीक है, ये ध्यान और ये गलत। तो ये अवधारणा उसको स्पष्ट नहीं है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। डिस्कैलकुलिया का क्या अर्थ है? डिस्कैलकुलिया क्या होता है? कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मतलब गणित। तो गणित गणनाओं और भाषाओं को समझने में अक्षमता, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। त्रुटियों का विश्लेषण शिक्षक को किसमें मदद करता है? तो देखिए जो करता है ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को दंडित करने में, नहीं। बी है बच्चों को भ्रांतियों को पहचान कर शिक्षण रणनीति बदलने में। ये बात ठीक है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। एक छात्र 1/2 + 1/3 = 2/5 लिखता है, यह छात्र की क्या भ्रांति है? तो ऑप्शन नंबर 1 है भिन्नों के योग में अंश को अंश से और हर को हर से सीधे जोड़ देना, यही इसकी भ्रांति है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा और ये सब नहीं होगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अगर समझ में आ रहा है तो। गणित में लापरवाह त्रुटि और अवधारणात्मक त्रुटि में क्या अंतर है? लापरवाह त्रुटि क्या होता है? दोनों समान होते हैं, नहीं। अवधारणात्मक त्रुटि समझ की कमी होती है, जबकि लापरवाह त्रुटि ध्यान न देने की कमी होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर गणितीय अवधारणाओं को सीखने के लिए ठोस वस्तुओं का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए केवल शब्द आ गया तो निगेटिव। अमूर्त विचारों को मूर्त विचारों के रूप में समझने और त्रुटियां घटाने के लिए, ठीक ना। तो ये बात ठीक है, ठीक ना। जैसे कंचे तिलिया बॉक्स हुआ के माध्यम से अमूर्त गणितीय संप्रत्ययों को आसानी से सीखने में मदद मिलती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 27 हो गया। 28 देखेंगे। गणितीय भ्रांतियों को दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है
सही उत्तर को 10 बार लिखना या लिखवाना, ऐसी कोई बात नहीं। बी है बच्चों को स्वयं गतिविधियाँ या प्रतिमानों के माध्यम से उत्तर तक पहुँचने का अवसर देना, ये बात ठीक है, ठीक है ना। अपने गतिविधि मतलब स्वयं करके सीखने पर अवसर देना, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। एक छात्र कहता है 0.5 और 0.50 में छोटा है। कह रहा है 0.5 जो है 0.05 से छोटा है, क्योंकि 5 और 50 से छोटा है। यह त्रुटि क्या दर्शाती है? दशमलव की अवधारणा की में अति सामान्यीकरण को दर्शाती है, ठीक ना। दोनों बराबर है, लेकिन वो क्या सोच रहा है कि ये 50 है और ये 5 है, इसलिए यह छोटा है, ठीक ना, ऐसे समझ रहा है। तो अवधारणा की कमी है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे 30 है, त्रुटियां शिक्षक के लिए किस रूप में कार्य करती है? तो देखिए जो त्रुटियां होती है ना, शिक्षक के लिए एक संसाधन के रूप में कार्य करती है, फीडबैक के लिए। आइए प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए निदानात्मक परीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है अधिगम में बच्चों की विशिष्ट कमियों के अंतराल का पता लगाना, ठीक ना। ग्रेड, अंक और प्रमोट करना और परीक्षा की तैयारी करना नहीं होगा। आइए प्रश्न नंबर 32 देखेंगे। उपचारात्मक शिक्षण कब प्रदान किया जाता है? तो निदानात्मक परीक्षण के बाद, जब निदानात्मक हो जाता है उसके बाद ही उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है, ठीक ना। प्रवेश परीक्षा से पहले, वार्षिक परीक्षा से के बाद या कभी भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर है बच्चों को पास या फेल में बांटना, ऐसी कोई बात नहीं। बच्चे के सर्वांगीण विकास का निरंतर आकलन करना, ये बात ठीक है। केवल शब्द आ गया, दबाव से भी नहीं होगा, दबाव शब्द निगेटिव होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। गणित में पोर्टफोलियो का क्या उपयोग है? तो देखिए पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि इसमें छात्र के पूरे सत्र के कार्यों का प्रोग्राम और जो उपलब्धियां होती है वो व्यवस्थित एक रिकॉर्ड होता है, पोर्टफोलियो उसी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। केवल 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 निगेटिव आ गया, आँख मूंद करके उसको गलत करके जो केवल शब्द नहीं हो ये ऑप्शन बचेगा, वो सही हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। रूपणात्मक मूल्यांकन कब होता है? मतलब फॉर्मेटिव मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होता है? तो देखिए फॉर्मेटिव जो होता है अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर होता है, ठीक ना। फॉर्मेटिव जो होता है हमेशा मतलब पढ़ाते ही वक्त उसका मूल्यांकन करते चलते हैं, ठीक ना, पढ़ाई के दौरान, ताकि तुरंत उसका सुधार किया जा सके। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। 36 है, योगात्मक मूल्यांकन समेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? देखिए सत्र के अंत में छात्र अधिगम के स्तर का निर्णय, अंतिम जो निर्णय होता है ग्रेडिंग सिस्टम होता है उस पर होता है। योगात्मक मतलब लास्ट में, सत्र के लास्ट में किया जाता है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, गणित में ओपन एडेड प्रश्नों का क्या लाभ है? ओपन एडेड प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 है गलत, केवल आ गया। ए बच्चों में रचनात्मक और बहुचिंतन को बढ़ावा देता है, ये बात ठीक है, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे 38 है, गणित कक्षा में रूब्रिक का प्रयोग क्यों किया जाता है? रूब्रिक जो होता है उससे क्या होता है, छात्र का जो प्रदर्शन प्रोजेक्ट या प्रस्तुति के माध्यम निष्पक्ष आकलन किया जाता है इससे, ठीक ना। इसका जो निष्पक्ष आकलन, स्पष्ट आकलन, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। केवल शब्द समय बर्बादी और केवल सजा देने के लिए नहीं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। एक शिक्षक देखता है कि कई छात्र भिन्न के गुणों में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है पुनः वही सूत्र ब्लैक बोर्ड पर लिखा देना चाहिए, गलत बात। व्यवहारिक गतिविधियों का उपयोग करके अवधारणा को दोबारा समझना चाहिए, ये बात ठीक है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर आज का लास्ट देखेंगे 40। गणित में गणितीय खेल और पहेलियाँ किसमें मदद करती है? तो देखिए जो पहेलियाँ होती है गणित के प्रति
सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। दूसरा देखते हैं, समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने में, ये भी ठीक लग रहा है। कक्षा में माहौल और मनोरंजन बनाने के लिए भी जो पहेली होती है उसका उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। देखिए टोटल 40 क्वेश्चन कराया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अगर समझ में आया हो, तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। डेली 6:30 बजे क्लास आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आज थोड़ा लेट हो गया है इसलिए